बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करने आ गए हो, क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर करने आ गए हो, या फिर तुम कभी भी अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो जिंदगी में और अकाउंटेंसी का द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करना चाहते हो सबसे तेज, सबसे शानदार तरीके से, और सारी की सारी डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही नोट्स में, और जितने भी तरीके की टर्म्स एग्जिस्ट करती है सभी के सभी एक साथ मैं तुम्हें आज करवाने वाला हूं इस सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के एक छोटे से लेक्चर में। मेरे साथ बने रहना, एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना और पूरे का पूरा अपना कॉन्शियस मेरी वीडियो में लगा देना। गारंटी देता हूं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, या मैं कहूं अकाउंटेंसी की दुनिया में जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी तुम्हें एकदम अच्छे से रटवा दूं आज की क्लास में। आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहली टर्म आती है एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है इन इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट का मतलब होता है ऐसा यूनिट जिसका पैसे से रिलेटेड काम है, जो पैसे का लेन देन कर रहा है, वेदर बिजनेस और नॉट बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है कि भैया आप इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कर रहे हो लेकिन आपका मोटिव है पैसा प्रॉफिट कमाना, और नॉन बिजनेस का मतलब प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है। तो मतलब दोनों ही तरीके की एंटिटी, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, लेकिन अगर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है कहीं पे भी तो उसको आप क्या बोलने वाले हो? एंटिटी बोलने वाले हो। कोई भी यूनिट, कोई भी बिजनेस इस दुनिया का अगर पैसे के रूप में लेन देन कर रहा है तो दैट इज अ इकोनॉमिक यूनिट। आगे आती है अगली टर्म दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है वो सारे के सारे लेन देन जो पैसे के रूप में है, वो सारे के सारे एक्सचेंजेस जो पैसे के रूप में है, उन्हें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अच्छा इसके मोड्स देख लो। मोड्स में इसके पास आते हैं एक तो कैश और एक क्रेडिट। उधार की ट्रांजैक्शन भी हो सकती है और कैश की ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, दोनों की दोनों आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आएंगी। इसका एक और नाम भी होता है दैट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आगे आ जाइए, मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। कैपिटल का मतलब होता है कि जो ओनर ने खुद का पैसा इन्वेस्ट करा है बिजनेस में, ये पैसा भी हो सकता है, मतलब कैश भी हो सकता है, और काइंड की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि ओनर अपने घर का फर्नीचर लाके रख दे तो वो काइंड में कैपिटल हो जाएगी। अगली टर्म है मेरे पास ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग्स का मतलब है द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। की मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई कैश लेकर चला जाए या फिर बिजनेस से कोई गुड्स उठा के चला जाए तो वो क्या होंगी? उसकी ड्राइंग्स। तो कैपिटल और ड्राइंग्स एक दूसरे का उल्टा होता है। तीसरी अगली टर्म आती है मेरे पास एसेट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तीन बातें बहुत ध्यान से सुनना। वन लाइनर डेफिनेशन कहती है इकोनॉमिक रिसोर्स। वन लाइनर डेफिनेशन कहती है इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटिटी दैट प्रोवाइड्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो बेसिकली किसी भी चीज को एसेट आप कब बोलोगे? जब उसके अंदर तीन चीजें हो। क्या क्या? मैंने बोला इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब कि पैसे के रूप में वैल्यू होनी चाहिए, जिस चीज की आप बात कर रहे हो उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी चीज ऑफ एन एंटिटी। ऑफ एन एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस के पास उसकी ओनरशिप होनी चाहिए, बिजनेस इज फ्री टू यूज दैट एंड दैट प्रोवाइड्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब फ्यूचर में कल को पैसे के रूप में आपको उससे बेनिफिट मिल जाए। ये तीन चीजें होंगी तो वो एसेट कहलाएगी। ठीक है जी, ये इसकी कैरेक्टर्स आप पढ़ सकते हो। टाइप्स ऑफ एसेट्स की बात करते हैं। व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ एसेट्स। एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है जी, तो क्लासिफिकेशन की बात करूं तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे तीन तरीके की एसेट्स मेरे को देखने को मिलती हैं। तीन तरीके की एसेट्स मेरे को देखने को मिलती हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। जल्दी से मतलब जानते हैं। नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स विच आर नॉट हेल्ड फॉर द रीसेल और कन्वर्जन इन कैश। ऐसी एसेट्स जिनका पर्पस ये नहीं है कि जिनको बेच के आप कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो। वहीं पे करंट एसेट कौन सी होती हैं? ऐसी एसेट्स जिनको बिजनेस कैश में कन्वर्ट करना चाहता है विद इन अ ईयर। फॉर एग्जांपल, एक जूते की दुकान पे जो जूते पड़े हैं वो उसकी करंट एसेट है, लेकिन एक जूते की दुकान पे जो एसी लगा है वो एसी बेचने के लिए नहीं बैठा, तो एसी उसके लिए क्या है? नॉन करंट एसेट है। समझ आई बात? आप यहां पे चीजों को पढ़ सकते हो। अगली चीज दैट इज कि नॉन करंट एसेट्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? दो टाइप्स की नॉन करंट एसेट्स हमें देखने को मिलती है, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी एसेट जिनको तुम देख सकते हो, टच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये डिजिटल बोर्ड हो गया, ये पेन हो गया, ये सारी क्या है? मेरी ऐसी नॉन करंट एसेट जिनको मैं देख सकता हूं, टच कर सकता हूं। वही दूसरे नंबर पे इनटेंजिबल एसेट, जिन्हें आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, ये सब क्या होती हैं? आपकी इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स।
अगली टर्म आती है हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स, क्योंकि टर्म एसेट्स तो तीन तरीके की होती हैं। पहली हुई करंट, दूसरी हुई नॉन करंट। करंट जिनको आप कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो विद इन अ ईयर, नॉन करंट जिनको आप रीसेल करके कैश में कन्वर्ट करना नहीं चाहते हो। तीसरी आती है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट जो सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री की वजह से एग्जिस्ट करती हैं। बेसिकली इनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। अगर आपको वन लाइन डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिखोगे दोज एक्सपेंसेस और लॉसेस, ऐसे उन्हें हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं, आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच एंड व्हिच डू नॉट हैव रियलाइजेबल वैल्यू। तो बेसिकली ये इंटेंजिबल होते हैं और दूसरी चीज इनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती कि बाजार में बेचने जाओ तो ये बिकेंगे नहीं। तो दिस इज माय फिक्टिशियस एसेट। ये जो डेफिनेशन लिखी आप ये भी याद कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिक्टिशियस एसेट के अंदर आपके पास एग्जांपल्स के तौर पे आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जिसके अंदर हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी आता है। इसके अंदर आपके पास एग्जांपल के तौर पे आता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ये चीजें भी आपके फिक्टिशियस एसेट्स में देखने को मिलती हैं, क्योंकि इनको आप रियलाइज नहीं कर सकते, इनको आप बाजार में बेच नहीं सकते हो। अगली चीज आती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है अब बिजनेस की कोई भी मॉनिटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मॉनिटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस की, बिजनेस को कल को किसी को पैसा देना है तो दैट इज द लायबिलिटी। लायबिलिटी दो टाइप्स की होती है, एक होती है हमारे पास करंट लायबिलिटी और एक होती है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब होता है द लायबिलिटीज व्हिच आर टू बी पेड, जिनको आपको पे करना पड़ेगा। कितने टाइम में? विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा, तो करंट है। नॉन करंट लायबिलिटी क्या हुई? ऐसी लायबिलिटीज जो आप एक साल के बाद भी पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट लायबिलिटी के एग्जांपल क्रेडिटर्स, मतलब जिनसे तुमने उधार पे सामान खरीदा, शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। वहीं पे नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है? लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स या फिर लॉन्ग टर्म के जो आपको ट्रेड पेबल्स है, तो वो कहां जाएंगे? आपके नॉन करंट लायबिलिटी में। अगली टर्म आती है मेरे पास रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है कोई भी पैसा आपको रिसीव हो रहा है या रिसीव होने वाला है। रिसिप्ट दो तरीके की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है दोज रिसिप्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि रूटीन बिजनेस में आपके रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आपने सामान बेच दिया, गुड्स बेच दी, वो आपकी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट है। आपने एफडी कराई, उस पे ब्याज आ गया, रेवेन्यू रिसिप्ट है। आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, रेंट रिसीव हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो बेसिकली are incomes that a business earns during its normal day to day activities। ठीक है, इसके अंदर सारी चीजें आती है, जैसे सेल ऑफ गुड्स आ गई, फी रिसीव्ड आ गई, कमीशन अर्न्ड आ गई, सब कुछ आता है। वहीं पे कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब होता है ऐसी रिसिप्ट जो बिजनेस का नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन नहीं है, बेसिकली रिकरिंग नहीं होती, बार बार नहीं होती। फॉर एग्जांपल मेरी जूते की दुकान है लेकिन मेरा एसी पुराना हो गया था, मैंने एसी बेच दिया, पैसा तो आया, रिसिप्ट तो हुई, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। मैंने बैंक लोन ले लिया, पैसा तो आया, रिसिप्ट तो हुई, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट। मेरा रोज का काम नहीं है बैंक लोन लेना, लेकिन अगर मैं अपने गुड्स बेचूं, जूते बेचूं, तो जो पैसा आएगा दैट इज माय रेवेन्यू रिसिप्ट। तो बहुत ध्यान से इनको रीड कर सकते हो, सारे के सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? देखो, एक्सपेंडिचर्स, रिसिप्ट पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर पैसा जा रहा है। एक्सपेंसेस पेड और पेबल, या तो आप पे कर चुके हो या भी देने रहते हैं। दो तरीके के होते हैं एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर से ऐसे एक्सपेंडिचर जो बिजनेस अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करता है, डे टू डे एक्टिविटीज में करता है, या फिर मैं ऐसा कहूं कि ऐसे खर्चे जिनका फायदा बिजनेस को एक साल से कम समय के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने गुड्स खरीद लिए, हमने सैलरी दे दी एम्प्लॉइज को, हमने अपना रेंट पे कर दिया, तो ये सब क्या है? मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। वहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे? ऐसे खर्चे जिनका फायदा मुझे एक साल से ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिजिटल बोर्ड खरीद दिया, फायदा एक साल से ज्यादा मिलेगा। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिजिटल बोर्ड खरीद दिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आई बात? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, द मनी स्पेंट ऑन बाइंग फिक्स्ड एसेट्स लाइक बिल्डिंग्स, मशीन्स, फर्नीचर, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। ठीक है जी। अगली चीज आती है रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंसेस। जो आपके रेवेन्यू रिसिप्ट थी ना, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रिसिप्ट होता है पैसा, उसी को आप प्यार से रेवेन्यू बोलते हो। और जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स थे, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप खर्चे करते हो, उन्हें आप क्या बोलते हो? एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस बोल देते हो। अगली टर्म आती है मेरे पास परचेज, सेल एंड रिटर्न। ध्यान से समझना, परचेज का मतलब होता है गुड्स परचेज्ड बाय द बिजनेस। हर चीज के खरीदने को परचेजेस नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के खरीदने को ही परचेजेस बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना। सिमिलरली सेल्स का मतलब होता है गुड्स के बेचने को सेल्स बोलोगे, हर चीज के बेचने को सेल्स नहीं बोलोगे। फॉर एग्जांपल, एक जूते की दुकान में मैंने अब जूते बेच रहा हूं तो सेल्स है, मैंने अपना पुराना एसी बेच दिया तो वो सेल्स नहीं है। समझ आ रही है बात? देखिए, तो बेसिकली परचेजेस गुड्स का खरीदना ही और सेल्स गुड्स का बेचना ही। परचेज रिटर्न गुड्स का वापस भेजना और सेल्स रिटर्न गुड्स का वापस आना, बिका हुआ गुड्स वापस आना, तो सेल्स रिटर्न। अगली टर्म आती है जी हमारे पास स्पेशल आइटम। इन चारों आइटम्स को बहुत ध्यान से सुनना। पहली आइटम है आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो आपने पे कर दिए लेकिन फायदा आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। द एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आराम से रीड करना, अच्छे समझ आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो आउटस्टैंडिंग है, अभी पे करने रहते हैं, कि आपने पूरा साल फायदा यूज कर लिया है लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आप पूरा महीने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेते हो, उसके बाद आप बिल भरते हो, तो वो क्या आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। मतलब जो मैंने इस साल इनकम कमाई, मेरे को इस साल में नहीं मिली। फॉर एग्जांपल, मैंने पूरा साल तुम्हें पढ़ा दिया, 10,000 फीस बनती थी, तुमने अभी तक नहीं दी, तो मैं बोलूं ये मेरी एक्रूड इनकम है, इनकम कमा ली लेकिन रिसीव नहीं हुई। फिर आता है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तुमने कहा भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हो, एक काम करो 12वीं की फीस भी अभी ले लो, तो वो मेरे लिए क्या है बेटा, अगले साल की इनकम है, तो मैं कहूंगा कि ये तो मेरी एडवांस इनकम हो गई। समझ आई बात? आगे आइए, स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो भैया बिजनेस जिस चीज का है तो उसका माल, बेसिकली जूते की दुकान है तो जितने जूते पड़े हैं स्टॉक है वो। तो बेसिकली जो फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड होती हैं, जो गुड्स होते हैं, उनको कलेक्टिवली इकट्ठा करके हम स्टॉक बोल देते हैं। तो स्टॉक इज द करंट एसेट हेल्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल, की हमारा पर्पस है इसको हम बेचेंगे और कैश में कन्वर्ट कर देंगे। दो तरीके का होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब साल की शुरुआत में कितना है और लास्ट में कितना है। एक और तरीके से क्लासिफिकेशन होती है स्टॉक की, वो ध्यान से देख लेना। स्टॉक हमारे पास तीन तरीके का होता है। पहला होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कि भैया मेरी दुकान है कपड़े की, तो मैंने क्या करा, मैं कपड़ा बनाकर बेचता हूं, मैन्युफैक्चरर हूं, तो मैं क्या करता हूं, पहले धागा लेकर आता हूं, रॉ मटेरियल है, उससे कपड़ा बनाता हूं, तो कपड़ा बन गया, वो फिनिश गुड्स है। और जो बीच की प्रोसेस का सामान पड़ा है, कि भैया जो मेरा धागा है और कपड़ा बनाने की बीच की जो प्रोसेस है, उसमें जो सामान पड़ा उसे मैं क्या बोलूंगा, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो तीन तरीके के स्टॉक होते हैं। एक तो होता है स्टॉक ऑफ आरएम, दैट इज रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, एंड स्टॉक ऑफ एफजी, मतलब फिनिश्ड गुड्स। ठीक है जी। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है जिन भी लोगों को आपने उधार पे सामान बेचा है, जिन भी लोगों को आपने उधार पे गुड्स बेचे हैं, वो आपके ट्रेड रिसीवेबल है। इसमें डेटर्स भी होते हैं और बिल रिसीवेबल भी होते हैं, दोनों चीजें आती हैं। अगला आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब होता है जिनसे आपने उधार पे गुड्स खरीदे हैं, सिर्फ गुड्स, हर चीज खरीदना ट्रेड पेबल नहीं कहलाएगा। जिनसे उधार पे गुड्स खरीदे हैं वही आपके ट्रेड पेबल बनेंगे। इसके अंदर दो चीजें आती है, क्रेडिटर्स भी आते हैं और बिल्स पेबल भी आते हैं। अगली टर्म आती है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब हम सब जानते हैं, डिस्काउंट का मतलब होता है भैया जितना पैसा बनता था उतना नहीं देना। किसी ने मांगा 100 रुपए का, मैं तो नहीं दूंगा, मेरे को तो डिस्काउंट चाहिए, 90 रुपए दूंगा, तो दिस इज डिस्काउंट। डिस्काउंट तीन तरीके का बिजनेस में एग्जिस्ट करता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है रिबेट। पहला है मेरे पास ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हर एक को दिया जाता है, ये एमआरपी पे होता है। फॉर एग्जांपल, आप इस दुकान में गए, उन्होंने बोला कि देखो एक शर्ट लोगे तो 999 की, दो लोगे तो 1799 की, तो दिस इज डिस्काउंट अवेलेबल फॉर ऑल, दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। अगला आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि सामने वाला बंदा टाइमली पेमेंट दे दे। फॉर एग्जांपल, मेरी फीस है जी 25,000 रुपए, मैंने 25,000 मांगे तुमसे, किश्तों में मांगे कि जी आप 8 किश्तों में पैसे दे सकते हो, लेकिन मैंने साथ में बोला कि अभी कभी पूरा पैसा दे दो, मैं तुम्हें 23,000 रुपए लूंगा, तो दिस इज कैश डिस्काउंट, ताकि टाइमली पेमेंट आ जाए, तो दिस इज कैश डिस्काउंट। तीसरा आता है रिबेट। ये डिस्काउंट दिया जाता है आफ्टर सेल्स, कि मान लो मैंने ये वॉच खरीद ली टाइटन से, जब मैंने खरीदी तो मुझे दिखा यार इसमें तो बड़ी, ये तो चलती नहीं सही, मैंने टाइटन कंपनी में कॉल किया, उन्होंने कहा ये लो सर आपके लिए 3,000 का गिफ्ट वाउचर, तो दैट इज रिबेट, कि आफ्टर सेल्स बिकॉज ऑफ डिफेक्टिवनेस और समथिंग जो दिया गया, दैट इज रिबेट। फिर आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है जो पैसा आपका डूब गया, कि आपने बाजार से मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब आपने उधार पे सामान बेच रखा था लोगों को 1 लाख रुपए का, उसमें से 90,000 ही है, 10,000 डूब गए, तो उन्हें आप क्या बोलोगे, बैड डेट्स बोल दोगे।
लास्ट टर्म आती है जी जो बच गई है। सबसे पहली है एंट्री। एंट्री का मतलब होता है कि अ ट्रांजैक्शन और इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड, जब उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने खातों में तो हम क्या बोल देते हैं, ये एंट्री हो गई है, इसकी एंट्री पास हो गई है। आगे आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो दिवालिया हो जाता है, मतलब कि जिसकी लायबिलिटीज उसकी वर्थ से ज्यादा हो जाती है, एसेट से ज्यादा हो जाती है। कि मैंने बाजार में देना तो 2 करोड़ है और मेरे पास कुल ही 1 करोड़ है, तो मैं क्या बन गया हूं, इंसॉल्वेंट बन गया हूं। प्रोप्राइटर का मतलब होता है द ओनर ऑफ द बिजनेस, मालिक जो होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है जो खाते बनाए जाते हैं एक बिजनेस के ईयर एंड में, जो हमें क्या बताते हैं कि बिजनेस का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एसेट्स कैसी है, लायबिलिटीज कैसी है। याद करो चैप्टर 1 की क्विक रिवीजन में मैंने तुम्हें सिखा भी दिया था कि क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिजनेस का पर्पस भी ये होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन जान लो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जान लो। तो यहां पर होती है हमारी सारी की सारी प्यारी प्यारी अकाउंटिंग टर्म्स खत्म। इसी तरीके से अगर और वीडियोस देखना चाहते हो, जब पसंद आता है तो प्लीज डन लिख कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे अगले लेक्चर में एक और रैपिड रिवीजन के साथ।